Shailesh Pawar, and in this particular session we are going to discuss about some more concepts related with inheritance in Java, and we are going to discuss about annotations also. So I'm going to start sharing my screen now. So the first part that we are going to start with is, let's have a look at the program that we had seen in our last session. See, this was the program related with method overriding. We had seen that we can place same methods in parent and child class, and if that same method is to be called using child class object, it would always be the child class method which will be given more higher priority than the parent class method. Child class method is simply going to override the parent class method. ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था, है ना? अब मैं इसी प्रोग्राम में सर्टेन चेंजेस कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है. So what I'm going to do here is I'm going to ask the show method of class ABC to accept a parameter here, integer parameter. ठीक है? तो अब अपने पास ऐसी सिचुएशन है कि क्लास ABC के पास एक शो नाम की मेथड है जो एक इंटीजर पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रही है, एंड देन वी हैव पिक्योर क्लास व्हिच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम ABC, एंड पिक्योर के पास जो शो मेथड है वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रही. ओके, एंड देन mymain.java में आके हम लोगों ने पिक्योर का ऑब्जेक्ट बना के इसकी शो मेथड को कॉल किया. तो अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे that is concept of method overriding going to be available in this program. क्या यहाँ पे भी प्रोग्राम में मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट वर्क होगी? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. इंटरव्यू में ये ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे तुम लोगों से. तो एबीसी क्लास के पास पेरेंट के पास जो मेथड है इट इज एक्सेप्टिंग एन पैरामीटर, चाइल्ड के पास जो मेथड है वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रही है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट यूज होगी? तो ऑब्वियसली आंसर इज नो. यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट यूज नहीं हो रही, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की कंसेप्ट यूज हो रही है. जहाँ पे माना कि पिक्योर क्लास के अंदर शो मेथड के 2 वर्जन अवेलेबल नहीं है, बट एक शो मेथड का वर्जन एबीसी क्लास के पास अवेलेबल है जो पिक्योर का पेरेंट है. तो इन अ वे पेरेंट की चीजें तो चाइल्ड के पास आ ही जाती है. तो वी हैव मेथड ओवरलोडिंग being shown, or the concept of method overloading being used in case of inheritance here. यहाँ पे inheritance में concept of method overloading use किया जा रहा है. ठीक है, but consider करो that I don't want this thing to happen. मैं नहीं चाहता कि ये चीज ऐसी हो. मतलब मैं चाहता हूं कि पिक्योर क्लास एबीसी की मेथड को ओवरराइड ही करे, है ना, ओवरलोड ना करे. तो क्वेश्चन कम्स अप कि बीइंग अ डेवलपर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं. एक सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं कि एबीसी क्लास को देखना मेरे लिए अलाउड नहीं है ना, एबीसी क्लास इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मी. तो मैं एबीसी क्लास के अंदर के कोड को जाके नहीं देख सकता. ऐसे टाइम पे जब पिक्योर के अंदर मैं शो मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं शो मेथड को सही तरीके से ओवरराइड कर भी रहा हूँ या नहीं? अगर ये हम लोगों को देखना है तो व्हाट वी कैन सिंपली डू हियर इज चाइल्ड क्लास के मेथड के ऊपर आके हम लोग यहाँ पे @override एनोटेशन का यूज कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि एनोटेशंस क्या होते हैं. सी, एनी एक्सप्रेशन व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट विद सिंबल इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज एनोटेशन इन केस ऑफ जावा. और एनोटेशन का यूज होता है तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, तुम्हारे क्लास या तुम्हारे मेथड्स या तुम्हारे डेटा मेंबर्स के बारे में एक्स्ट्रा मेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम एनोटेशंस करते हैं. तो एज यू कैन क्लियरली सी हियर, जैसे ही मैंने शो मेथड पिक्योर क्लास की शो मेथड के साथ @override एनोटेशन लिख दिया, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आना स्टार्ट हो गया. अब देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्या आ रहा है. मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ मेथड फ्रॉम सुपर टाइप. इसका मतलब अब जावा कंपाइलर क्लियरली हमें ये बोल रहा है कि इफ यू हैव यूज्ड @override एनोटेशन हियर, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि तुम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग करना चाह रहे हो. एंड नाउ जावा कंपाइलर इज टेलिंग अस कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग सही तरीके से की नहीं जा रही है. रादर instead of method overriding you are doing something else, and that's what is happening in our code.
हमारे कोड में अगर देखोगे तो एबीसी क्लास की जो शो मेथड है वो तो इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है, तो पिक्यूआर क्लास की शो मेथड ने भी क्या करना चाहिए था, उसने भी इंटीजर पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए था, तब जाके हम लोग बोल देते कि यस यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, क्योंकि पेरेंट के पास जो मेथड का वर्जन है सेम वर्जन चाइल्ड के पास भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, व्हेन आई हैड नॉट मेड यूज ऑफ ओवरराइड हियर, मतलब जब मैंने ओवरराइड एनोटेशन यूज नहीं किया था तब कंपाइलर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की कंसेप्ट यूज हो रही है, इसलिए कंपाइलर एरर नहीं दे रहा था। बट यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन लगा के हम लोगों ने डेवलपर के साइड से ये क्लियरली कंपाइलर को बता दिया है कि वी वांट मेथड ओवरराइडिंग टू हैपन हियर, और अगर हम लोग उसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लेट अस नो बाय शोइंग कंपाइल टाइम एरर, और वही यहाँ पे अपना कंपाइलर कर रहा है। वही अगर मैं एबीसी क्लास के अंदर जाके इस मेथड को भी नॉन पैरामीटराइज मेथड बना दूं, जीरो आर्ग्यूमेंट मेथड बना दूं, तो अब पिक्यूआर क्लास के अंदर आके हम लोग देख सकते हैं कि ओवरराइड एनोटेशन यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा, मतलब नाउ यू आर डूइंग मेथड ओवरराइडिंग इन करेक्ट वे। अब करेक्ट तरीके से कर रहे हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग, अब हम लोग गलत तरीके से मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर रहे। सो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट the moment I'm going to make use of @override annotation here, the Java compiler is going to let me know whether I'm performing method overriding in correct way or not. मैं मेथड ओवरराइडिंग छोड़ के शायद ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये मुझे क्लियरली बताने का काम यहाँ पे @override annotation कर रहा है। तो बीइंग अ डेवलपर हम लोगों को एनोटेशंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देयर आर 2 more annotations here जो हम लोग यहाँ पे जिनको देखने वाले हैं। Obviously those annotations are not related with inheritance, but हाँ डेवलपर से एक्सपेक्टेड है कि उनको डेवलपर को जावा डेवलपर को इन 2 एनोटेशंस के बारे में थोड़ा पता हो। फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं उसके लिए प्रोग्राम नोटपैड में लिखने वाला हूँ। तो हम लोग अपने नोटपैड वाले प्रोग्राम में चले जाते हैं, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब एक चीज जो हम लोगों को याद रखनी है, सी वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम हियर, क्योंकि जो एग्जाम्पल में दिखाने वाला हूँ वो एग्जाम्पल हम लोग कोर जावा के सिलेबस में देखने वाले है ही नहीं, वो वाला टॉपिक हम लोग शायद एडवांस जावा के सिलेबस में जाके वो वाला टॉपिक देखेंगे। बट instead of focusing on what is being done, what we need to focus on is what message is being displayed by compiler when we are going to compile this program। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये कैसे अचीव करना है। तो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट list interface from java.util package here, and then यहाँ पे जाके ऐसा कोड लिखने वाला हूँ, list lst is equal to new array list। now array list क्या है, list क्या है, we need not to keep on thinking about it right now, है ना। हम लोग एडवांस जावा में जाके तुम लोग ये सारी चीजें फिर से देखोगे ही, बट अभी जो जैसा मैंने कहा था we need to focus on the message that is going to be displayed by the compiler on screen। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बना ली मैंने, एंड देन इस लिस्ट में हम लोग एलिमेंट को ऐड करने का कोड लिख रहे हैं। सो ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया है। नाउ लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी what compiler is going to display us on our screen। So I was not present in the folder where the program has been kept, इसलिए वहां पे वैसे लिख के आ गया। Now I am present in that folder। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ। See, the most important part here is look at the screen now। Most important part here is we have not received any compile time error। यहाँ पे कोई compile time error अपने प्रोग्राम में आया हुआ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है यहाँ पे। रादर a note is being displayed on screen। शायद कंपाइलर कोई ऐसा मैसेज देना चाहता है ना, फॉर डेवलपर कि डेवलपर प्लीज हैव अ लुक एट दिस मैसेज, दिस इज नॉट एन एरर,
जस्ट अ मैसेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू फ्रॉम माय साइड। क्या क्या आ रहा है वहां पे? फर्स्ट prg.java uses unchecked और unsafe operations, है ना। एक इन अ वे एक नोट दिखाई जा रही है वहां पे कि तुम्हारे प्रोग्राम में अनचेक्ड या अनसेफ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा है। नाउ ये नोट क्यों आ रही है यहाँ पे? वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट राइट नाउ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्टेन नोट इज बीइंग डिस्प्लेड। अब मैं ये दिखाऊंगा तुम लोगों को कि इस नोट को अगर अगर हम लोग चाहते हैं कि कंपाइलर ऐसी कोई नोट हम लोगों को डिस्प्ले ना करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। So what we are going to do in this case is यहाँ पे जाके हम लोग एक एनोटेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे जाके मैं कुछ ऐसे लिखूंगा @suppress warnings and in bracket inside double quotes I am going to say uncheck। अब एक बार मैंने ये लिख दिया तो लेट्स सी कि क्या कंपाइलर अभी भी मुझे ये नोट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। नाउ एज यू कैन सी दैट कंपाइलर अब मुझे स्क्रीन पे कोई भी नोट एज सच डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग ये है that in a way by making use of @suppress warnings annotation, ये annotation यूज करके मैंने कंपाइलर को यहाँ पे बता दिया है that I am aware of unchecked operation happening in my code, but I want that operation to happen. I am aware of this. It is not at all expected from you to show me the note regarding the unchecked operation on my screen. एंड ये करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा एनोटेशन यूज किया? @suppress warnings in bracket we have said unchecked। तो इन शॉर्ट हम लोग बता रहे हैं कि अनचेक्ड ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी वार्निंग्स अगर है तुम्हारे पास तो प्लीज उन्हें सप्रेस करो। आई डोंट वांट टू सी दोज वार्निंग्स ऑन माय स्क्रीन। आई एम अवेयर ऑफ दोज वार्निंग्स as far as my program is concerned। ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कंपाइलर। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर एनोटेशन, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आई एम गोइंग टू रिमूव दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आ जाते thread th is equal to thread dot current thread। अगेन what do we mean by thread class, what is current thread method? ये सारी चीजें हम लोग जो मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक आने वाला है उसमें तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल स्टॉप मेथड ऑन द थ्रेड। अब देखते हैं कि यहाँ पे कंपाइलेशन के टाइम पे क्या स्क्रीन पे मैसेज आएगा। Have a look at the message here. First prg.java uses or overrides a deprecated API, है ना। अब deprecated का मतलब ये है कि एंड स्पेसिफिकली मैं बता दूं ये जो मेथड कॉल किया ना हम लोगों ने स्टॉप मेथड, बिकॉज ऑफ कॉलिंग दिस मेथड वी आर सीइंग दिस नोट ऑन स्क्रीन। इस मेथड को कॉल करने की वजह से ये नोट अपने स्क्रीन पे हम लोगों को दिख रही है। पहला पॉइंट। दूसरा, व्हाट compiler is trying to what compiler is trying to tell us that the method that you are using in your code or say the API means what? predefined जो methods होती है वो। तो अब ये जो stop method है ये तो predefined method है, right? तो इस मेथड को जो तुम लोग कॉल कर रहे हो ये पुराना तरीका हो चुका है और इससे भी बेटर तरीके अभी अवेलेबल हैं। तो अब सर कौन से बेटर तरीके की बात कर रहे हो आप? सो now let's do one thing. Instead of calling stop method, I am going to call interrupt method of the thread। और अब मैं इसे कंपाइल करूंगा और अब तुम लोग देख सकते हो कि अब यहाँ पे वो वार्निंग नहीं आई। ठीक है। मतलब instead of calling stop method, the best way of achieving the same result is to call interrupt method। But still, being a developer, if you want to keep on calling stop method only, and if you don't want compiler to show us
such kind of warning or say notice, then what we can do is we can make use of this annotation here, @deprecated annotation. Now what is this? What is it going to do? It is going to tell compiler that, in a way we are going to tell compiler that programmer is well aware of the deprecated API being used in our code, तो प्लीज इसके लिए तुम्हारे साइड से कोई मैसेज दिखाने की जरूरत नहीं है. Now let's compile this program and as you can see there, वहां से वो मैसेज जो है वो हट चुका है. तो we have seen 3 annotations: @override, @deprecated and @suppress warnings. ये 3 annotations हम लोगों ने यहाँ पे देख ली. ठीक है. Now let's move on to the next concepts related with inheritance in case of Java. I'm going to close this program. यहाँ पे आ जाते हैं. ABC class contains show method. Picure class is inheriting from ABC class. Picure class also contains show method and we intend to override the ABC show method. Again, एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पे @override annotation लगाना is not at all mandatory. वहां पे annotation यूज करना मैंडेटरी नहीं है. तुम लोग नहीं भी यूज करोगे तो भी ओवरराइडिंग होनी ही वाली है. बट हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग ही हो तो @override annotation का यहाँ पे यूज बढ़ जाता है. एंड देन myMain में हम लोगों ने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके शो मेथड को कॉल किया. ठीक है. नाउ the next part that we are going to see here is the use of instance of operator in case of Java. So Java में instance of नाम का एक operator use होता है. हम लोग उसका implementation यहाँ पे देखेंगे, use यहाँ पे देखेंगे. So what we are going to do is we are going to create an object of Picure class, and as we can see there, ref is the reference using which we are going to access this Picure class object. Okay. Now I want to find out that whether ref reference belongs to Picure class or not. Ref ये जो reference है, सच में ये Picure class का ही reference है क्या, ये हम लोगों को यहाँ पे find out करना है. So let's check whether we can find this out. I'll simply say system.out.println does ref belong to class Picure, and how are we going to show that? We are going to show that by doing this. See, as we had seen, Picure instance of operator returns as value returns as a boolean value, either true or false. तो सच में अगर ref Picure का instance होगा तो it will return us the value true, और अगर नहीं होगा तो it will return us the value false. Let's check this. Now as we know, yes, ref is the reference of Picure, ref belongs to Picure. तो देख लेते हैं यहाँ पे. Does ref belong to class Picure? What is being displayed on screen? What is being displayed on screen? Obviously true is being displayed on screen. So this point is important here. Okay. Now we'll do one more thing. I'm going to create object of ABC class, that is parent class. Now from the second statement, it is pretty much clear कि अगर मैंने वहां पे जाके ये लिख दिया कि does obj belong to class ABC, तो obviously आंसर true ही आने वाला है वहां पे. अब मैं वैसे नहीं बोलूंगा, अब मैं changes करने वाला हूँ. So what we are going to say here is, does obj belong to class Picure? क्या obj Picure को belong कर रहा है? See, inheritance happens between parent and child class, where child class will acquire the properties of parent class. Child class parent की properties को acquire करेगा, parent child की properties को acquire नहीं कर. So let's see कि obj belong to class Picure, is it possible? क्योंकि obj तो वैसे देखा जाए तो क्लास ABC का मतलब parent का रेफरेंस है, तो क्या parent क्लास का रेफरेंस child class को belong करेगा?
as you can see there, क्या लिख के आ रहा है वहां पे? False. Okay. But now we are going to come up with one more indolence statement here. And here what we are going to say is, I'm going to say, does ref belong to class ABC? अब हम लोगों ने क्या किया, मैंने चाइल्ड क्लास के रेफरेंस के बारे में ये चेक करने की कोशिश की है कि क्या चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास को बिलोंग करेगा. That's what we are trying to check. So be ready with your answers. As you can see there, what is being displayed on screen. Now this point is very important. Always please take note of this point here. Does ref belong to class ABC? तो answer is being displayed as true. इसका मतलब ये है कि अगर child class का reference अपने पास है, तो instance of operator will always say that yes, it belongs to the parent class. ना child class का reference parent class को जरूर belong करेगा, because child class has acquired properties from parent. So I just hope that the use of instance of operator here is pretty much clear to you. So instance of operator is just used to check whether the given reference belongs to the given class or not. ठीक है, और inheritance के time पे instance of operator कैसे काम करता है, ये हम लोग यहाँ पे इस particular program में देख सकते हैं. So please take note of this. ये बहुत important है यहाँ पे, इसको अच्छे से याद रखना जरूरी है अपने साइड से. ठीक है. Now with this much of knowledge with us, let's have a look at very important point here. Again, we are not going to make changes in ABC class and pqr class here. ABC class contains show method. Pqr has overridden class ABC and pqr class has inherited from class ABC and pqr class has overridden ABC's show method in the code. Now I'm going to make some changes. Let's see what happens here. Now this is going to be very important statement. Look at the statement here. What have I done? I have taken reference of a class ABC and I have assigned pqr class object to it. इन अ वे मैंने पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन करके रखा हुआ है. अब क्वेश्चन ये आता है, इज इट पॉसिबल? एज यू कैन सी देयर, यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, मतलब ये 100% पॉसिबल है. तो सर ये जो हम लोगों ने किया है, एक्चुअली इसे बोलते क्या है? सी दिस कंसेप्ट इज नोन एज अपकास्टिंग. इसे अपकास्टिंग बोला जाता है. नाउ व्हाई सो? इसे ऐसे कंसीडर करते हैं, पेरेंट क्लास ऊपर है, चाइल्ड क्लास नीचे है. पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा है, मतलब इन अ वे तुम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को नीचे की लेवल से ऊपर की लेवल पे लेके आ रहे हो. यू आर असाइनिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट टू पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अपकास्टिंग. इसीलिए इसे अपकास्टिंग बोला जाता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर मैं इस इन अ वे ये अपकास्ट किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसके थ्रू या उस रेफरेंस के थ्रू अगर मैं शो मेथड को कॉल करूं, अब क्वेश्चन आता है कि किसकी शो मेथड कॉल होगी. सी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, इफ आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर नाउ टू चेक टू व्हिच क्लास डज रेफ बिलोंग, इट इज गोइंग टू से ट्रू फॉर बोथ द क्लासेस. अगर मैं ये चेक करूं कि क्या रेफ एबीसी को बिलोंग कर रहा है, तो स्क्रीन पे ट्रू लिख के आएगा, ट्रू बताएगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. एंड अगर हम लोग ये चेक करें कि क्या रेफ pqr को बिलोंग कर रहा है, तो तभी भी स्क्रीन पे ट्रू लिख के आने वाला. ठीक है. if you want to see, so as you can see here, I am saying ref instance of abc. We are going to print that thing and then ref instance of pqr. दोनों चीजें हम लोग प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं. लेट्स सी whether this is allowed. दोनों साइड पे ट्रू आंसर आ गया, मतलब इन अ वे रेफ
एबीसी को भी बिलोंग कर रहा है, and as child class object has been assigned to it, it is belonging to pqr also. Now अब ये जो फैक्ट है कि ये दोनों को बिलोंग कर रहा है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे. सो लेट्स जस्ट राइट दैट थिंग हियर. Does ref belong to abc? I will write the same thing here. Does ref belong to pqr? तो दोनों के लिए आंसर क्या आ रहा है? ट्रू. अगर ऐसा है तो फिर जब हम लोग शो मेथड को कॉल करेंगे तब यहाँ पे कौन से क्लास की शो मेथड कॉल होगी? Whether it's going to be abc class show method which will be called, or it's going to be pqr class show method which will be called. Now this point is going to be very very important here. See, in this case even the compiler would be confused, क्योंकि कंपाइलर को ये दोनों चीजें ट्रू आते हुए दिखाई देंगी. कंपाइलर को ये पता है कि रेफ एबीसी को भी बिलोंग कर रहा है और रेफ पिक्योर को भी बिलोंग कर रहा है, और अगर ऐसा है तो नाउ कंपाइलर इज कंफ्यूज्ड हियर whether this binding, this associating the method call with the object should happen with which class now. Whether it's going to be pqr class show method which is going to get called, or it would be abc class show method which will be called. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कंपाइलर के सामने भी खड़ा हो जाएगा, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रेफ तो एबीसी और पिक्योर दोनों को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. So the point here is compiler will never be able to resolve this method call here. Compiler इस binding को perform नहीं कर पाएगा. तो अब क्वेश्चन आता है तो सर फिर यहाँ पे binding perform कौन करेगा? See, in this case the binding is going to be performed during the run time of the program. जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस टाइम पे बाइंडिंग को रिजॉल्व किया जाएगा, उस टाइम पे मेथड कॉल को रिजॉल्व किया जाएगा, बाइंडिंग को परफॉर्म किया जाएगा. एंड इसीलिए दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को रन टाइम बाइंडिंग का एग्जांपल बोला जा सकता है, एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेट बाइंडिंग भी कहा जा सकता है. एंड बाय द वे जावा पीपल कॉल इट एज डायनामिक मेथड dispatch. Java people call it as dynamic method dispatch. So this point is very very important here. Okay, तो जैसा मैंने कहा रेफ दोनों को बिलोंग कर रहा है, एबीसी और पिक्योर को, इसलिए कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किसकी शो मेथड को कॉल करना है, तो इसलिए कंपाइलर यहाँ पे बाइंडिंग परफॉर्म नहीं करेगा. द बाइंडिंग वुड बी डिलेड हियर, है ना. द बाइंडिंग वुड बी परफॉर्म व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड. एंड जब हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, as you can see there, whose show method got called? Pqr show method got called, and this happened because of the rules of method overriding. क्योंकि ultimately though the reference belongs to parent class here, ultimately उसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्वियसली पिक्योर क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर. और अगर ऐसा है कि उसके अंदर पिक्योर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो बाय द रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग ऑब्वियसली चाइल्ड क्लास की मेथड को पेरेंट क्लास की मेथड से हायर प्रायोरिटी मिलेगी. एंड इसीलिए आउटपुट में हम लोग देख रहे हैं कि शो ऑफ क्लास पिक्योर, शो मेथड ऑफ क्लास पिक्योर हैज बीन कॉल्ड. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड that this particular example is an example of runtime polymorphism here, because compiler was not able to resolve this method call at the time of compilation of the program. और compiler क्यों नहीं resolve कर पा रहा था?
क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अपकास्टिंग परफॉर्म करके रखी हुई थी एंड रेफ एबीसी को भी बिलोंग कर रहा था और रेफ पीक्यूआर को भी बिलोंग कर रहा था, इसलिए कंपाइलर इस कॉल को रिजॉल्व नहीं कर पाया। कॉल रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी जेवीएम के पास आ गई एंड वी ऑल नो जेवीएम कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड इसीलिए इस बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग बोला गया, इसीलिए इस बाइंडिंग को रन टाइम बाइंडिंग बोला गया बिकॉज द बाइंडिंग हैपेंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम and Java people call this as dynamic method dispatch. So this point is very important as far as inheritance is concerned. So हम लोगों ने दो बहुत important चीजें देखी हैं यहाँ पे, the concept of upcasting and the concept of runtime polymorphism. So I just hope that you people have understood this concept. This is very important concept. I'm going to stop sharing the screen now. In our coming sessions, we will be talking about some more details related with inheritance. Thank you.